अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले होगी वजीर दाखिला की बात। नवाज शरीफ और बानी MQM को वापस नहीं ला सके और ना ही ला सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हार मान ली। कहा शहबाज शरीफ की कोशिश है कि नवाज शरीफ को सीधा जेल न जाना पड़े, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो सीधा जेल ही जाएंगे। वजीर दाखिला का कहना था कि नून से शीन निकल रही है, शहबाज शरीफ मुफाहमत की तरफ ही आएंगे। तंज किया जो अपना घर ठीक नहीं कर सके वो मुल्क क्या खाक चलाएंगे। ऑपोजिशन को नालायक कहते हुए ये पेशगोई भी कर डाली कि इमरान खान अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूँ ना इल्ताफ हुसैन को ला सका। मैं नहीं ला सकता, मैं भी नहीं ला सकता। अगर वो 5 साल नहीं लगा सका तो मुझे तो हुए 6 महीने। शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े। उसको सीधा जेल जाना है इलेक्शन के दिनों में अगर आसना है। और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की। मैंने कहा था नून और शीन जो है वो काम पड़ गया है और अल्टीमेटली शहबाज शरीफ ने मफामत की तरफ बढ़ना है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े चीखते और चिल्लाते थे अपनी असल जगह पे आ गए। मैं उनको मुफ्त मशवरा देना चाहता हूँ। हमारी सोच से बड़ी सियासत पाकिस्तान में होने जा रही है जो कि इमरान खान खेलेगा और करेगा। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। और आप जैसी नालायक अपोजिशन में तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अगले 5 साल भी वो लगा लेगा। इलेक्शन से पहले नैब के जो करप्शन के केसेस हैं उसके भी फैसले हो जाएंगे। मीम और शीन में महाजराई जारी है। नून लीग खानदानी मसाइल का शिकार है। फिरदौस आशिक आवान का नून लीग पर तबसरा। मरियम औरंगजेब ने जवाब देते हुए कहा मुखालिफिन दराड़ों की जितनी भी बातें करें, मुस्लिम लीग नून एक ही है। 2 खवातीन 2 बयानिए हम आपके सामने रखते हैं। जम्मू कश्मीर हो, सियालकोट का इलेक्शन हो, हमने इनके मोर्चों में शिगाफ डाला है, को जमीन बोस किया है। कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी। मीम शीन का जो गुमसान का रन है, आपस के खानदानी मसाइल मुख्तलिफ बयानियों में फंसा जो अपोजिशन का रोल है बेनकाब हो चुका है। आप पूरी अलिफ से ये तक उर्दू पढ़ें या आप 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ें, मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया और यही बयानिया शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयानिया। हर कोई अपनी अपनी दुकानदारी से चूरन बेचना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम ने उन सब की दुकानें बंद करके कौमी मुफाद का चूरन बेचने का फैसला किया है। कहते हैं मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है मैं जहाद पर जा रहा हूँ। इमरान साहब कहते हैं आप सुबह उठते हैं तो अवाम पर महंगाई का अजाब डालने जा रहे होते हैं और आप उसको जहाद के साथ तशबीह देते हैं। हुकूमत जो है मुश्किलात के बावजूद इकनॉमिक फ्रंट पे वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में परफॉर्म कर रही है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के गिर्द नैब का घेरा तंग होने लगा है। भावलपुर में सरकारी ज़मीन की मुबैना गैर कानूनी अलाटमेंट पर तहकीक़ात शुरू कर दी गई हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, ये लाल सुहानरा वाली ज़मीन का मामला तो नहीं है कहीं? देखिए ये लाल सुनारा वाली भी है और उसके अलावा जो सेटेलाइट टाउन एक भावलपुर में बताया जाता है वहाँ पर भी कुछ सरकारी अराजी थी। इन दोनों की गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतालिक नैब छानबीन कर रहा था। कुछ कंप्लेंट्स नैब के पास मौजूद थी कुछ 1 साल पहले से ही। इस बार पहले सवालनामा भी एक बार शहबाज शरीफ को भेजा जा चुका था जब छानबीन का मरहला था, लेकिन अब इसकी बाकायदा इंक्वायरी अथराइज कर दी गई है। आज जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत, उसमें इस मामले पर बाकायदा इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है, जिसमें शहबाज शरीफ के अलावा जो लीगी रहनुमा बलीगुर रहमान हैं वो भी उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ये तमाम जो मुतलका अफराद हैं उनके खिलाफ इस मंजूरी को ये मंजूरी दी गई है। लाल सुनहरा में बुनियादी तौर पर नेशनल पार्क की ज़मीन के जो मुतासरीन थे उनको जाहिर करके नैब का ये कहना है कि अपने मनपसंद लोगों को नवाजा गया और ज़मीन उनको अलाट की गई थी। ताहम इस पर अभी इंक्वायरी के जो है बाकायदा आगाज कर दिया गया। सही, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। खबरों में आगे देखिए, काबीना में कौन इन कौन आउट। और वफाकी हुकूमत ने सिंध में डाकुओं को लगाम डालने और मनशियात और स्मगलिंग के खात्मे के लिए इकदाम का फैसला कर लिया।
वजीर आजम इमरान खान जल्द सूबे का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि विफाक सिंध में बदइंतजामी की रोकथाम के लिए भी किरदार अदा करेगा। सिंध से डाकुओं के खात्मे का मिशन, स्मगलिंग और मनशियात के गंदे धंधे की रोकथाम का अज़्म। विफाक ने सिंध के अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े इक़दामात का फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का अहम इजलास हुआ। तय पाया कि सूबे के अवाम को डाकुओं, भत्ताखोरों, मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से निजात दिलाई जाएगी। डाकुओं के खिलाफ सिंध के मखसूस मकामात पर ऑपरेशन किए जाएंगे। इस सिलसिले में रेंजर्स, ANF, FIA और कस्टम को सिंध में मुतहर्रिक किया जाएगा। चारों विफाकी इदारे बाहमी इश्तिराक से कार्रवाइयों के लिए मंसूबा बंदी भी करेंगे। वजीर आजम ने जल्द सिंध के दौरे का ऐलान भी किया। प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है और इंशाअल्लाह हम समझ सकते हैं कि अगर सिंध के इदारे सही काम नहीं करेंगे तो वफाक के तमाम इदारे सिंध के अवाम को रिलीफ देने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। MQM के कुंवर नवेद ने वफाकी हुकूमत के फैसले को सराहा। अगर वफाक की हुकूमत कोई भी इक़दाम उठाती है तो हम उनके साथ हैं। उनका कहना था कि विफाक को ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होगी। 3 सीनियर अरकान को फारिग कर दिया जाएगा। 3 नए वज़रा, 3 मुशीर और 5 मुआविनीन खुसूसी काबीना में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर बराए आबपाशी सुहेल अनवर सयाल, वज़ीर बराए खुराक हरीराम किशोरी राल और मुशीर निसार खोड़ो को फारिग कर दिया जाएगा। जाम खान शोरो, ज़िया अब्बास शाह और साजिद जोखियो काबीना में शामिल होंगे। महकमा तालीम सईद गनी से लेकर सरदार शाह को वापस दिया जाएगा। नासिर हुसैन शाह से भी एक महकमा ले लिया जाएगा। और आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आ गई। अब्दुल कयूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उन्हें 33 वोट मिले। हरीफ उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार किया। तब्दीली नहीं रही, आज़ाद कश्मीर का मैदान भी तहरीक इंसाफ के नाम अब्दुल कयूम नियाज़ी वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। अब्दुल कयूम नियाज़ी को 33 वोट मिले। उनके मद्दे मुकाबिल मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। 1969 में पैदा होने वाले अब्दुल कयूम नियाज़ी का ख़ानदान मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पूंछ के करीब आबाद हुआ। वो 2 मरतबा रुकने ज़िला कौंसिल पूंछ भी मुंतखब हो चुके हैं। इंतखाबात में उन्होंने लीगी उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने आवाम से किए वादों को पूरा करने का अज़्म भी दोहराया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। LOC पर अब जो इमरान खान की कोशिशों से FIR बंदी हुई है दूसरी मरतबा दोबारा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है मतलब इस तहरीक आज़ादी कश्मीर में। PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने वाज़े किया कि पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। मेरा ख्याल है वो अफवाह पहले तो हो सकती थी, अभी वोट दे के आ रहे हो अब इसमें कोई जान नहीं है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बताया कि वो सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं और ना ही उम्मीदवार। उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुफाहमत की बातों को भी बेबुनियाद करार दिया। अब्दुल कयूम नियाज़ी ही क्यों, चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के लिए एक ऐसे शख्स को मुंतखब किया जिसे कुछ अरसा पहले तक वो खुद नहीं जानते थे। अब इस सिलसिले में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास, सरदार मीर अकबर, अब्दुल कयूम नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए। इमरान खान तो अब्दुल कयूम नियाज़ी के नाम पर चौंक गए थे, फिर उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद क्यों किया। सोशल मीडिया पर भांत भांत के तबसरे किए जाने लगे। नाम के पहले हरफ को इंतखाब की वजह करार दिया जाने लगा।
माहिर इल्मुल अदात कनान चौधरी ने प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, हो सकता है ऐसा हुआ हो। हरफ एक ही बन रहा है दोनों का, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपैटिबिलिटी रहेगी आपस में, तो वो शख्स आपकी बात सुनेगा, आपको चीट नहीं करेगा। तो खान साहब ने ये, मुझे इत्तेफाक नहीं लग रहे इतने, उस्मान बुज़दार साहब का भी, इमरान खान साहब का अपना भी एन से शुरू होता है, और फिर अभी ये अब्दुल कयूम साहब। PTI आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान इरशाद महमूद ने तरदीद करते हुए कहा कि फैसला मेरिट पर किया गया। सरदार अब्दुल कयूम तो न्याजी भी नहीं। असल में वो न्याजी नहीं है, वो मुगल हैं, और लेकिन वो अपने नाम के साथ तखल्लुस करते हैं न्याजी। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ज़रा चूंकि कि उन्होंने सोचा कि शायद मेरे ही कबीले का कोई बंदा आज़ाद कश्मीर में भी मेंबर असम्बली बन रहा है। इरशाद महमूद का कहना था कि अब्दुल कयूम न्याजी आज़ाद कश्मीर में भी एहतसाब के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। PTI के MPA नज़ीर चौहान ने रिहाई के बाद तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन का साथ देने वालों को मेरा मशवरा है कि वो अपना ख्याल करें, वो अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त अपडेट हो जाता है। नज़ीर चौहान ने गलती का एतराफ़ किया। सुलह सफाई के बाद फयाज चौहान ने उनका मुंह मीठा कराया। नज़ीर चौहान ने जहांगीर तरीन को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं मुश्किल वक्त में वो साथ छोड़ गए। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। समा ने 28 जुलाई को ही ये खबर दी थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने नज़ीर चौहान से लाताल्लुकी कर ली है। जो एक ग्रुप अलहदा है जहांगीर तरीन का, और अभी तक उन्होंने कुछ सपोर्ट जाहिर भी नहीं की। एक ट्वीट तक जहांगीर तरीन की जानिब से कोई बयान तक नहीं आया नज़ीर चौहान पर। ये मामला जो है नज़ीर चौहान का, जहांगीर तरीन ग्रुप इसको पहले से ही उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। इससे पहले सेशन अदालत ने सुलह की बुनियाद पर नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया और वो जेल से बाहर आ गए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इमरान भट्टी, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। भारत की कश्मीरियों को अपनी सरजमीन पर अक़लियत में बदलने की कोशिश। कल पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हिटलर मोदी की सोच है। अफगानिस्तान के मामले पर वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर खारजा की सरबराही में कमेटी बना दी। अफगान कौम अपने लिए जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। मोदी सरकार के वाहगा बॉर्डर के जरिए गैर मुल्की सहाफ़ियों को दौरे पाकिस्तान की इजाज़त न देने पर वफाकी वज़रा की तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का नाम नेहाद दावा एक बार फिर बेनकाब हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बॉर्डर मैनेजमेंट, LOC और मकबूजा कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ समेत अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वज़ारत ख़ारजा में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अलग से इजलास भी होगा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद शिरकत करेंगे। बुलेटिन में दिखाएंगे लूट मार की बड़ी वारदात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सालाना कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। कमांडर्स को हर सतह पर पेशा वराना महारत के हुसूल पर तवज्जो देने की उन्होंने हिदायत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। अफसरान से खिताब करते हुए हर सतह पर बलोच रेजिमेंट की आला पेशा वराना महारतों, बेहतरीन कारकर्दगी और कामयाबियों को सराहा। कहा कि कमांडर्स ताज़ा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए खुद को तैयार करें। इससे पहले आर्मी चीफ का बलोच रेजिमेंटल सेंटर पहुंचने पर कर्नल कमांडर जनरल अजहर अब्बास ने इस्तकबाल किया। IG आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और कमांडेंट बलोच रेजिमेंटल सेंटर ब्रिगेडियर उस्मान इब्न रियाज भी मौजूद थे। दीगर खबरों में कराची से खबर, जहां मनी एक्सचेंज कंपनी की गाड़ी से लूटमार, डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। पुलिस का कहना है कि मनी एक्सचेंज कंपनी रकम की मुंतकली के लिए खिलाफे कानून गैर महफूज गाड़ी इस्तेमाल कर रही थी, जो 2 जिंदगियां जाने का सबब बनी। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। गोलियों से चकनाचूर फ्रंट स्क्रीन वाली ये गाड़ी
बफर जोन में डाकुओं का आसान हदफ बनी। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने डीसी ऑफिस के बिल्कुल करीब इस गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। गोलियां फ्रंट सीट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अगवान मसूद और अकबी निशिस्त पर मौजूद कैशियर शिरोज को लगी, जिन्हें तशवीशनाक हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। मगर उनके जिस्मों पर गोलियां इतनी पेवस्त हो चुकी थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। 2 125 ने मुझे क्रॉस करके आगे खड़े हो गए। उन लोगों ने चेंबर के डायरेक्ट सामने से फायर मारे हमें। मैं नीचे हो गया। 4 बंदे थे 125 चलाने वाले, 4 उनके साथ पीछे बैठे हुए थे। तो आपको मौका नहीं मिला फायर करने का? हमारे को मौका नहीं दिया। आपके पास कौन सा असला था? हमारे पास पिस्टल था। गाड़ी जो है वो आप लोगों की बुलेट प्रूफ नहीं होती है? नहीं, हैरफ थे। ये वाकया सिक्योरिटी गार्ड्स की तरबियत के साथ कैश मुंतकली के लिए गैर महफूज गाड़ियों के इस्तेमाल को भी बेनकाब करता है। एक हाईरूफ के अंदर जो है वो कैश वैन जो है वो बनाई गई थी। ये एक सबसे अफसोसनाक बात है और एसएसपी सेंट्रल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि खिलाफ कानून है। रकम की मुंतकली के लिए गैर महफूज गाड़ियों के इस्तेमाल का सवाल मनी एक्सचेंज कंपनी से किया गया तो उनका कहना था कि रकम इतनी ज्यादा नहीं थी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करते। गाड़ी में ये रकम की मुंतकली होगी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए, ये कानून है। आप लोग क्यों जो है वो सिर्फ एक आम सी गाड़ियों में पैसे मुंतकिल कर रहे हैं? छोटी है ना दोस्त, अमाउंट बहुत छोटी है, $6000 की अमाउंट है, ठीक है ना, उसके लिए हम बुलेट प्रूफ गाड़ी तो मूव नहीं करते। पुलिस को मौके से 9mm पिस्तौल के 12 खोल मिले हैं, जबकि मुख्तलिफ इमारतों से CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं। पुलिस और गैलेक्सी एक्सचेंज के मैनेजर का कहना है जिस रकम के लिए डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर की जान ली वो 9,85,000 रुपए थी। कैमरामैन कासिम रईस और मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। रावलपिंडी रवात इंडस्ट्रियल इस्टेट में डायपर की फैक्ट्री में आग लग गई है। रेस्क्यू अमला 6 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ है। मुतासरा इमारत को मखदूश भी करार दे दिया गया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा और कितना वक्त लगेगा आग बुझाने में? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ रवात इंडस्ट्रियल इस्टेट में, जहाँ पे एक फैक्ट्री में आग लगी। आग जो है 3 बजे की लगी हुई है और ताहाल जो है फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू 1122 की 10 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो मुसलसल आग पर काबू पाने की कोशिश में है और बड़ी तादाद में रेस्क्यू के फाइटर्स भी मौजूद हैं। अगर फैक्ट्री के बारे में बताऊँ तो 8 केनाल के ऊपर मोहित फैक्ट्री है। 1122 के तर्जुमान के मुताबिक इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है जो किसी टाइम भी गिर सकती है। जो फैक्ट्री है उसके 4 अतराफ से आग बुझाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे किसी तरीके का भी आग बुझाने का सिस्टम फैक्ट्री के अपनी तौर पे मौजूद ना था। और तो ये भी बताया गया है रेस्क्यू 1122 की जानिब से कि किसी तरीके का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का जो तखमीना है वो आग मुकम्मल तौर पर बुझने के बाद ही लगाया जा सकेगा। जी, उमर बिन आसिफ अपडेट कर रहे थे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए लाहौर की जिले इंतजामिया ने नून लीग का सेक्रेटेरिएट सील कर दिया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, एक तो कोविड फैल रहा है, दूसरी जानिब SOPs को भी यहाँ फॉलो नहीं किया गया। जी देखिए, समा ने आज ये खबर दी थी कि जो नून लीग का सेक्रेटेरिएट है वो भी उन इलाकों में शामिल है जिसमें महकमा सेहत पंजाब ने जिनको कहा था कि वहाँ से बहुत सारी कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिस पर अब एक्शन ले लिया गया है। समा की खबर पर और जिले इंतजामिया ने नून लीग का सेक्रेटेरिएट जो है वो सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब भी वहां पर बाहर मौजूद हैं, जबकि SHO मॉडल टाउन भी वहां पर मौजूद है और 180H मॉडल टाउन के बाहर जो है वो पुलिस तैनात कर दी गई है। 6 पुलिस एहलकार और जिला इंतजामिया का अमला जो है वो ड्यूटी पर मामूर रहा करेगा, जबकि नून लीग की सेक्रेटेरिएट में किसी भी सरगर्मी की इजाजत नहीं मामला रिपोर्ट किया था और उसके बाद में ही एक्शन भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने अपडेट किया। और तलबा स्कूल बंद होने या इम्तिहानात मंसूख होने के इंतजार में ना बैठें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला हो गया। इम्तिहान देने वाले तलबा को इजाफी नंबर भी मिलेंगे। सिंध में लॉकडाउन के बायस 8 अगस्त तक स्कूल्स बंद रहेंगे। फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। खबरदार, होशियार, कोई झूठी अफवाहों पर कान न धरे। स्कूल बंद होंगे, ना ही पेपर्स मुलतवी होंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में स्कूल और कॉलेजेस के अलावा यूनिवर्सिटीज को खोलने का भी फैसला कर लिया गया। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने अलबत्ता स्टूडेंट्स को एक खुशखबरी भी सुना दी। इम्तिहानात जिस तरह हो रहे हैं उसी तरह टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे। फैसला ये हुआ
कि अब सारे जो हमारे सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इनमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे आएगी उसमें 5% का इजाफा कर दिया जाएगा। असातिज़ा समेत शोबा तालीम से जुड़े अफराद की वैक्सीनेशन के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी गई। वज़राए तालीम से ये रिक्वेस्ट की गई कि अपने अपने सूबों में यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेशल एफर्ट किया जाए। सिंध में लॉकडाउन के बाद स्कूल्स 8 अगस्त तक बंद रहेंगे, जिसके बाद सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा, जबकि अगला जायजा इजलास 25 अगस्त को होगा। वेलकम बैक। फाइनली इट्स कमिंग होम। क्या पाकिस्तान का 29 साल का इंतजार खत्म होने वाला है? टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के एथलीट अरशद नईम की आउट क्लास परफॉर्मेंस, जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए। वो फाइनल में पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर से लापता हो जाने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गई हैं, जिन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया है। बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 4 बच्चियों की गुमशुदगी का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने साहिवाल से बाजियाब करा ली। 30 जुलाई को घर से निकलने वाली 4 बच्चियों के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। 5 दिन बाद लड़कियों की लोकेशन साहिवाल में पाई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तहवील में लिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि 4 कासम नामी रिक्शा ड्राइवर के हत्थे चढ़ी, जो उन्हें साहिवाल में कहवा खाने पर फरोख्त करना चाहता था। रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक बच्चियों ने वालिदैन के पास जाने से इनकार किया है। मुमकिना वजह वालिद की डांट या सख्ती हो सकती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है। मैंने उनको भी कहा है डीआईजी ऑपरेशंस को कि बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे। उधर लड़कियों के वुर्सा का कहना है कि बच्चियों से कभी नारवा सलूक नहीं रखा। उनके पापा उनके बहुत प्यार करते हैं, उनसे उनके बिना रह नहीं सकते। और दूसरा ये है कि ये भी हैं बच्चे एक दूसरे से खेलती हैं, खेलते खेलते चले गए हैं। अब वो बच्चियाँ हमारे पास जब आ जाएंगी तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में 2 खवातीन समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहदाए पुलिस को सलाम पेश किया। कहा पुलिस ने अमन व इस्तेहकाम के लिए शानदार कुर्बानियाँ दी। नया दिन में शहीद कांस्टेबल नौमान के वालिद मेहमान बने। कहा शहीद का वालिद होने पर फख्र है। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर के अलॉटीज को रकम वापस करने का हुक्म दिया था, लेकिन बिल्डर टाल मटोल से काम ले रहा है और शहरी परेशान हैं। रिहान अहमद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। नस्ला टावर आज भी शारे फैसल पर उसी शान से मौजूद है, मगर इसके पुरतायुश अपार्टमेंट्स में रहने वालों के पास वक्त कम है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराने के साथ बिल्डर को 3 माह में अलॉटीज को रकम वापस करने का हुक्म दिया था। नाजायज जमीन पर नस्ला टावर बनाने वाला बिल्डर अलॉटीज को नजर सानी अपील का आसरा देकर बेवकूफ़ बना रहा है और अलॉटीज अपनी रकम महदूद पैमाने पर हासिल करने के बजाय पूरी रकम के हुसूल के लालच में बेवकूफ़ बन रहे हैं। मगर कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस रिव्यू पटिशन का नतीजा भी पहली नजर सानी अपील से मुख्तलिफ निकलने का कोई इम्कान नहीं है। अभी आएंगे जब चीफ साहब इस पेशी के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला वो देखना, ये जो जिन्होंने डिले किया है अब उनकी भी बारी है। नस्ला टावर तो गिरेगा कि साथ वो भी ना गिर जाए। पैसे तो देने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और अगर रिव्यू भी कामयाब नहीं होता तो देन ऑर्डर विल अटेन फाइनलिटी। समा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अलॉटीज को रकम वापस करने का सवाल नस्ला टावर के बिल्डर अबू बकर काटेला से किया तो उन्होंने रकम वापस करने से साफ इनकार कर दिया। सर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। ज़मीन बोझ करने के बाद बिल्डर उनको पैसे भी दे तो बिल्डर कहाँ से देगा? ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट खड़ा है ये किसी कॉस्ट पे खड़ा है, ऐसे हवा में तो नहीं खड़ा है। हम कहाँ से पैसे दे पाएंगे?
अलॉटीज को रकम वापस करने से इनकारी बिल्डर से जब बैरून मुल्क जाने का सवाल किया गया तो उसने तस्लीम किया कि इस वक्त मुल्क में सूरत हाल उसके लिए आसान नहीं। कुछ मीडिया पे ऐसी भी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान छोड़ के मेरे वालिद इस वक्त बीमार हैं, मैं उनकी चीज़ों को सब ऑन करने के लिए यहाँ पे अलॉटीज के साथ मीडिया के सामने हर जगह मैं फेस कर रहा हूँ। इसका मतलब सिचुएशन जो है वो मुश्किल है। सिचुएशन बहुत मुश्किल है। अपने प्रोजेक्ट को कानूनी करार देने वाला और हर इदारे की मंजूरी रखने का दावेदार बिल्डर भी ये तस्लीम करता है कि इमारत का एक हिस्सा सर्विस रोड पर बना हुआ है। गवर्नमेंट ने ये सर्विस रोड डेड एंड किया है, हमारी तरफ से डेड एंड नहीं है, सर्विस रोड डेड एंड गवर्नमेंट ने किया है उस टाइम से। सैटेलाइट इमेज भी वाजे करता है कि शारे फैसल के साथ साथ चलने वाला सर्विस रोड किस तरह नस्ला टावर पर पहुंचकर खत्म हो जाता है, मगर ऐसा हमेशा से नहीं था। आज से 20 साल पुराने सैटेलाइट इमेज में ये सर्विस रोड अपनी जगह मौजूद था, जिसे बाद में निगल लिया गया। डॉक्टर वली मोहम्मद भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बिल्डर के झांसे में आकर नस्ला टावर में ये लग्जरी अपार्टमेंट बनाने का फैसला किया था। हमारे पास टाइम तो देखा जाए तो कोई भी नहीं है। हम तो रोज़ाना सूरज देखते हैं और रोज़ाना शाम देखते हैं और दोनों टाइम पे हम परेशान हैं। हम तो कहीं के भी नहीं। बिल्डर आज भी अपना केस फाइट कर रहा है, हमारे साथ बिल्डर भी खड़ा हुआ है, बिल्डर ने भी अपना एडवोकेट किया हुआ है, बिल्डर भी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दे रहा है। नस्ला टावर का बिल्डर हो या अलॉटीज, उनका यह एतराज़ है कि अदालती फैसले में इन सरकारी अफसरान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है जिन्होंने ये गैर कानूनी लीजें और मंजूरियां जारी की थी, जो अलॉटीज के धोखा खाने का सबब बनी हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और राशिद इशरत के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।